राम राम मेरे साथियों और सभी साथियों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। साथियों, आज हिंदी साहित्य का जो शॉर्ट पेपर हम हल कर रहे हैं उसका पहला क्वेश्चन देखिएगा। अष्टचाप के कवियों में प्रथम नियुक्त कीर्तनकार कवि कौन थे? अष्टचाप जो कृष्ण काव्यधारा हम अष्टचाप के कवि हम पढ़ते हैं उसमें पहले नियुक्त कीर्तनकार कौन थे साथियों? यहाँ पर चार हैं, एक नंददास है, कृष्णदास, सूरदास और कुंभन दास है। तो देखिएगा यहाँ पर आंसर की बात करते हैं तो यहाँ अपना जो आंसर होगा मेरे साथियों, ये पहला अपना होगा कुंभन दास। और ये वह प्रश्न देख रहे हैं हम जो नेट जारेफ कॉलेज लेक्चरर फर्स्ट ग्रेड जिसे पीजीटी बोलते हैं, सेकंड ग्रेड टीजीटी, अन्य भर्तियों में आए हुए ये क्वेश्चन है, जिससे आपको पता लगेगा कि एग्जामिनर किस प्रकार से क्वेश्चन को पूछ सकते हैं और कहाँ कहाँ से क्वेश्चन पुटअप होते हैं साथियों। इन सभी चीज़ों को और ये प्रश्न हमें याद है या नहीं है आदि तमाम बातों को लेकर ये प्रश्न मैं आप तक पहुँचा रहा हूँ। तो यहाँ पहला आंसर अपना जो होगा चौथा प्रश्न का होगा साथियों कुंभन दास। ये वही कुंभन दास है जिनको किसने, अकबर ने फतेहपुर सीकरी भगवत चर्चा के लिए बुलाया था। तब कुंभन दास ने कहा था कि आवत जावत घिस गई पनिया और बिसर गयो हरि नाम साथियों। अगला प्रश्न देखिए, पहली बार इसकी व्याख्या देखिएगा। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने अपने हिंदी साहित्य के इतिहास में कृष्ण भक्ति शाखा कवियों का सही प्रस्तुत अनुक्रम निम्नवत है। अष्टचाप कवियों का जीवन क्रम है। अब देखिए पहली बात तो यहाँ देखिए अष्टचाप के जो कवि थे उनमें साथियों चार तो थे वल्लभाचार्य के और चार थे विठलनाथ के। ये आपको पता होगा। चार तो थे किसके, वल्लभाचार्य के थे, और चार किसके थे, विठलनाथ के थे। अब देखिए चार जो थे वो कौन से थे, कुंभन दास, सूरदास, परमानंद दास और कृष्णदास। ये चार तो थे किसके, वल्लभाचार्य के। और फिर गोविंद स्वामी, छितर स्वामी, चतुर्भुज दास और नंददास, ये थे साथियों विठलनाथ के। अब देखिए आप इसको क्रमवाइज याद करेंगे तो मैं बताता हूँ आपको याद रखना है पहली के, एस, पी और के, ऐसे याद रखना। और नीचे रखना आपको जी, जी रखना। यहाँ देखो जी, सी और एन। कैसे बनेगा कुंभन दास, एस से बनेगा परमानंद, पी से बने ए से बनेगा सूरदास, पी से परमानंद और के से कृष्णदास। इसी प्रकार नीचे के याद रखेंगे तो पहला आपको रखना है जी, फिर सी और फिर एन, जी सी सी एन। जी से बनेगा गोविंद, एक सी से छितर स्वामी, एक सी से बनेगा चतुर्भुज दास, एक से बनेगा नंद दास। या फिर गोविंद छितर नच, ऐसे भी याद रख सकते हैं आप। गोविंद फिर छितर और फिर न और चे, ने से चन, ऐसे भी आप याद रख सकते हैं साथियों। तो ये इनका जीवन क्रम है, याद रखना आपको। ये भी उत्तर प्रदेश के, ये भी उत्तर प्रदेश के, ये भी उत्तर प्रदेश के, ये भी उत्तर प्रदेश, ये भी और ये भी। राजस्थान के केवल कृष्णदास थे, हाँ गुजरात के कृष्णदास थे और राजस्थान के थे गोविंद स्वामी। ये दो साथियों, पहला में से अंतिम और दूसरा में से पहला, ये दो साथियों एक गुजरात का था और एक राजस्थान के, बाकी सब कहाँ से थे, यूपी से थे साथियों। ये आपको भी ध्यान में रखना है। अगला अपने पास प्रश्न आता है, देखिए अगला प्रश्न क्या पूछ रहा है कि जासी पद्मावत है क्या है, पुराण काव्य है, धर्म काव्य है, रूपक काव्य अथवा चंपू काव्य है, किस प्रकार का काव्य है? तो यहाँ यदि हम इनके आंसर की बात करते हैं, जासी का जो काव्य है ना वो क्या है, रूपक काव्य है मेरे साथियों। कौन सा काव्य है, रूपक काव्य है जासी का जो काव्य है वो। देखिए आगे जासी का काव्य कैसा काव्य है, रूपक काव्य है। और क्या लिखा हुआ है ध्यान से देखिए, जासी करत पद्मावत जो 1540 में लिखा गया उच्च कोटि का प्रबंध काव्य है। पहली बात ध्यान रखना, प्रबंध काव्य है। डॉक्टर नगेंद्र ने इसे प्रतीकात्मक या रूपक काव्य कहा। इसे समासोक्ति काव्य भी कहा जाता है। आपको ध्यान रखना, जासी का जो काव्य है ये क्या है, एक रूपक काव्य है, एक समासोक्ति काव्य है, एक प्रतीक काव्य है। ये ध्यान रखना। तो यहाँ आप अपना रूपक की जगह यदि समासोक्ति आता है तो भी सही लिखेंगे और यदि प्रतीकात्मक आता है तो भी क्या लिखेंगे, सही लिखेंगे साथियों। आगे प्रश्न आता है अपना,
बसो मेरे नैनन में नंदलाल किसकी पंक्तियां हैं? बहुत सीधा प्रश्न है। बसो मेरे नैनन में नंदलाल किसकी है? तो साथियों ये है मीराबाई की। किसकी है? ध्यान रखना, मीराबाई की पंक्तियां हैं। और भी पंक्तियां देखिए यहाँ, बसो मेरे नैनन में नंदलाल मीराबाई की है। तो लरिकन को प्रेम कहा अली कैसे करी के छूटन सूरदास की है। और नव मरकत मणि श्याम मणि घन ब्रज बाला वृंदावन को रिजे मनहु पैराई माला नंददास की है। और कंचन मणि मरकत रस ओपी नंद सोहन के संग सुकर अति अधिक विराजती गोपी है कृष्ण दास की। बाकी आपको ये तो आपको याद रखना है कौन सी, कि बसो मेरे नैनन में नंदलाल सावनी सूरत मोहनी मूरत नैना बने विशाल, ये मेरा की पंक्तियां हैं। आगे, अमिये हलाहल मद बरे सोवेत श्याम रतनार जियत मरत झुकी झुकी परत ते ही चितवन एक बार, किसकी पंक्तियां हैं? देखे साथियों, यहाँ बिहारी भी है और रसलीन भी है, केशव भी है और घनानंद है। तो देखिए यदि यहाँ पर हम इसके आंसर की बात करेंगे ना, तो ये पंक्तियां हैं साथियों रसलीन की। किसकी पंक्तियां? रसलीन की। अमिये हलाहल मद बरे सोवित श्याम रत्नार जियत मरत जुकी जुकी परत जेही चितवन एक बार, ये रसलीन की पंक्तियां हैं। आगे और भी पंक्तियां हैं, सोहत और पीट पट श्याम सलोने गात मानो नील मणि सेल पर आपत पड़ियो प्रभात, ये किसकी? बिहारी की है। अति सुदो सन्हे को मारक जहाँ नेको सहनक बाक नहीं, गणानंद की है। जदपि सुजाति सुलक्षणी सुवर्ण सरस सुवरंत और भूषण बिनु ने विराजती कविता वनिता मित, ये केशवदास की। या भूषण का अर्थ है साथियों अलंकार। भूषण का अर्थ क्या है? अलंकार। और अलंकार का अर्थ होता है गहना। तो यहाँ भूषण का अर्थ क्या है साथियों? गहना। बरवे रामायण किसकी रचना है? सूरदास की, तुलसीदास की, नंददास की, अथवा? तो बरवे रामायण किसकी रचना है साथियों? तो आपको आंसर पता होना चाहिए। बरवे रामायण जो रचना है वो किसकी है? तुलसीदास की है। किसकी है? तुलसीदास की, जो रहीमदास जी के कहने पर रचना लिखी गई थी। बरवे रामायण तुलसीदास की है, तो साहित्य लहरी सूरदास की है, तो रास पंचादय नंददास की है, तो विज्ञान गीता केशवदास की है। विज्ञान गीता। आगे, हिंदी प्रतीप मास हिंदी प्रतीप पत्रिका के संपादक कौन है? भारतेंदु हरिश्चंद्र, लाला श्रीनिवास दास, बालकृष्ण भट्ट अथवा राधाचरण गोस्वामी। साथियों नवा प्रश्न के आंसर की बात करते हैं तो यहाँ पर आएगा बालकृष्ण भट्ट अपना नवा प्रश्न का आंसर होगा। अगला है, और भी पत्रिका है। देखिए हिंदी प्रतीप है, बालबोधनी है, सदादर्शी है और भारतेंदु है। तो हिंदी प्रतीप के तो है बालकृष्ण भट्ट और ये मासिक पत्रिका प्रयाग से निकलती थी। बाला बोधनी के भारतेंदु हरिश्चंद्र है, मासिक पत्रिका बनारस से निकलती थी। सदादर्शी के लाला श्रीनिवास दास, मासिक पत्रिका कांसे से निकलती थी। और भारतेंदु के राधाचरण गोस्वामी, ये वृंदावन से निकलती थी। साथियों याद रखना, भारतेंदु है राधाचरण गोस्वामी है, सदादर्शी के श्री लाला श्रीनिवास दास है, बालबोधनी के भारतेंदु हरिश्चंद्र है और हिंदी प्रतीप के है बालकृष्ण भट्ट। तोड़ने ही होंगे मठ और गढ़ सब, किसकी पंक्तियां हैं? निराला की, रघुवीर साय की, नागार्जुन की और मुक्तिबोध की। पहली बात तो ये प्रगतिवादी रचना की पंक्तियां हैं। तो यहाँ देखिए प्रगतिवादी कौन है साथियों? मुक्तिबोध भी प्रगतिवादी है, नागार्जुन भी प्रगतिवादी है, निराला की रचना भी प्रगतिवाद में मिलती है। तो यहाँ देखिए पंक्तियां के यदि 10वां प्रश्न के आंसर की बात करते हैं तो यह मुक्तिबोध की रचना पंक्तियां। मुक्तिबोध कौन? गजानंद माधव मुक्ति, घनानंद माधव मुक्ति बोध साथियों, वे उनकी पंक्तियां हैं। हिंदी साहित्य गद विदा आती है। अब आवारा मसीहा किसकी रचना है? विष्णु प्रभार की, विद्यानिवास मिश्र के, हरिवंश राय बच्चन के, नरेंद्र शर्मा। जो आवारा मसीहा है ये विष्णु प्रभाकर पर जीवनी लिखी गई साथियों। क्या लिखी गई? विष्णु प्रभाकर इसके रचयिता है। और एक क्या है? जीवनी है, शरतचंद्र चट्टोपाध्याय के जीवन पर शायद उस पर आधारित है ये जो जीवनी है साथियों, जिसे अभी अपन पढ़ रहे हैं। प्रश्न नंबर बहुत आगे निकल गए। तो ये है साथियों किसकी है?
यह शरतचंद्र चट्टोपाध्याय के जीवन पर लिखी गई जीवनी है। आगे है विद्यानिवास मिश्र ने लिखी साथियों उत्सव पुरुष मेहता, ये महिमा मेहता इसके जीवनीकार हैं और संबंधित व्यक्ति है नरेश मेहता पर लिखी गई है। नोट में क्या लिखा है कि आवारा मसीहा 1974 में विष्णु प्रभाकर द्वारा लिखित शरतचंद्र चट्टोपाध्याय की जीवनी है। इसके 3 खंड है, दिश्य हरा, दिशा की खोज और दिशांत। दिशा हरा, दिशा की खोज और दिशांत, ये इसके 3 भाग हैं। पशु पक्षियों पर लिखित महादेव वर्मा का रेखा चित्र संकलन है। पथ के साथी, मेरा परिवार, स्मृति की रेखा है, अतीत के चलचित्र। तो यहाँ आगा साथियों मेरा परिवार, क्या आगा मेरा परिवार, जो इनका रेखा चित्र है उसमें पशु पक्षियों के जीवन का और जो महादेव वर्मा ने पशु पक्षी पाले थे उनका वर्णन है। देखिए यहाँ पर देखिए बात करते हैं तो अतीत के चलचित्र 1941 स्मृति की रेखा है, 43 मेरा परिवार 1972 महादेव वर्मा के रेखा चित्र है। मेरा परिवार महादेव जी वर्मा नीलकंठ मोर, गिल्लू गिलेरी, सोना हिरण, दुर्मुख खरगोश, गोरा गाय, नीलू कुत्ता, निक्को नेवला, रोजी कुतिया, रानी गौड़ी इत्यादि पशु पक्षियों का वर्णन किया। जबकि पथ के साथी 1956 महादेव वर्मा का संस्करण है, जिसमें साथियों अपने जीवन में इनको जो साथी मिले हैं उनका इसमें वर्णन किया गया है। तो आपको ध्यान रखना है कौन कौन इसमें है। एक तो नीलकंठ है, गिल्लू है, सोना है, दुर्मुख है, गोरा है, नीलू है, निक्को है, रोजी है और रानी, ये सब महादेव वर्मा के ने अपने जीवन में जो पशु पाले थे उनके नाम हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल की आलोचनात्मक कृति कौन सी है? तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल की आलोचना कृति बताइए साथियों। रस सिद्धांत स्वरूप विश्लेषण है, काव्य मीमांसा है, रस मीमांसा है या वांग में विमर्श है साथियों। यदि आंसर की बात करते तो ये होगा रस मीमांसा, ये आचार्य रामचंद्र शुक्ल की रचना है। लेकिन यह रस मीमांसा है आचार्य रामचंद्र शुक्ल की है, तो रस सिद्धांत स्वरूप विश्लेषण है डॉक्टर आनंद प्रकाश दीक्षित की है। काव्य मीमांसा राजशेखर की है, तो वांग में विमर्श विश्वनाथ प्रसाद मिश्र की है। आपको ध्यान रखना है वांग में विमर्श किसकी है? वांग में विमर्श विश्वनाथ प्रसाद मिश्र की, काव्य मीमांसा राजशेखर की है। रस सिद्धांत स्वरूप एवं विश्लेषण डॉक्टर आनंद प्रसाद दीक्षित की है और रस मीमांसा आचार्य रामचंद्र शुक्ल की रचना है। मनोविश्लेषणात्मक शैली के उपन्यासकार है प्रेमचंद, रांगे राघव, इलाचंद जोशी या वृंदावन वर्मा। तो यहाँ पर यदि हम बात करेंगे साथियों तो अपना जो आंसर होगा वो होगा इलाचंद जोशी। जो मनोविश्लेषणकार क्या है? उपन्यासकार है। इलाचंद जोशी 1902 से 1982, अज्ञे 1911 से 98, जैनेन्द्र 1905 से 98, डॉक्टर देवराज 17 से 99 इत्यादि मनोविश्लेषणात्मक शैली के उपन्यासकार हैं। कौन? इलाचंद जोशी, अज्ञे यानी कि अज्ञे, इलाचंद जोशी, जैनेन्द्र और देवराज। अज्ञे, इलाचंद जोशी, जैनेन्द्र और देवराज, इसमें सबसे हैं साथियों कौन? जैनेन्द्र साथियों प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक विश्लेषणात्मक माने जाते हैं। तो साथियों आपको जैनेन्द्र देवराज, अज्ञे और इलाचंद जोशी। निया किस उपन्यास की पात्र है? अब ये तो साथियों आपके रीट ये यूजीसी नेट के लिए प्रश्न है। यदि हम इसकी बात करते हैं ना 15 प्रश्न की, तो यहाँ आएगा बाणभट्ट की आत्मकथा का है न्यू निया। किसका है? बाणभट्ट की आत्मकथा का है न्यू निया। अब देखिए बाणभट्ट क्या है, 4 उपन्यास है जिसमें बाणभट्ट की आत्मकथा चारुचंद्र लेके, पुनर्वा है और अनामदास का पोथा है। तो बाण, चारु, पुनर्वा, अनामदास 86, 63, 73 और 76 में। बाणभट्ट, निमुनिया, निपुणिका, राजा सातवाहन और चंद्रलेखा, लोरिकायन एवं वृक्ष कटिकम है और छांदोग्य एवं वृहदारण्य है साथियों। ठेले पर हिमालय कैसी रचना है? उपन्यास है, कहानी, यात्रा वृत्तांत या निबंध है? तो यदि हम इसके आंसर की बात करते हैं तो यह निबंध है साथियों। ठेले पर हिमालय और किसका है? यह है धर्मवीर भारती का निबंध है साथियों, जो 1985 में क्या हुआ? प्रकाशित हुआ। वंदे वाणी विनायक को निबंध संकलन के रचयिता है विद्यानिवास मिश्र, रामकृष्ण बेनीपुरी, गुलाब राय और प्रताप नारायण मिश्र साथियों। तो यहाँ पर यदि आंसर की बात करें तो राम वृक्ष बेनीपुरी इनका अपना सही आंसर होगा।
वंदे वाणी विनायक को निबंध के संकलन करता है रामवृक्ष बेनीपुरी। अब देखें, रामवृक्ष बेनीपुरी के निबंध संग्रह गेहूं और गुलाब है और वंदे वाणी विनायको है। गेहूं और गुलाब और वंदे वाणी विनायको। प्रताप नारायण मिश्र के धोखा, दांत, बालक, वृद्ध, आप, भो, नारी, मूछ, ह, दे, घुरेका, लता बने, अव्यय, अपव्यय, वृद्धदान, ईश्वर की मूर्ति, होली अथवा होरी। डॉक्टर विद्यानिवास मिश्र के चितवन की छाया, हल्की धूप, तुम चंदन अम्पानी, मेरे राम का मुकुट भीग रहा, तमाल के झरोके से संचारणी, शिरीष की याद। बिल्कुल याद रखना, चितवन हल्दी चंदन, चितवन हल्दी चवन, चितवन पहले चितवन हल्दी चंदन, चितवन हल्दी चंदन, राम तमाल संचारणी और शिकीर, शिरीष की याद 1965। अब आता है जुबेरनाथ राय के प्रिया नीलकंठी, रस आखेटक, विषाद वियोग, निषाद बांसुरी, पर्णकुट, महाकवि की तर्जनी, मराल, उत्तर कुरु, वाणी का क्षीर सागर और अंधकार में अग्निशिखा और आगम की नाव। अब आता है काव्यशास्त्र संबंधित प्रश्न। भरत मुनि के रस सूत्र में निम्नलिखित में किसका उल्लेख नहीं है? तो उसमें साथियों कौन सा नहीं? स्थायी भाव को नहीं है, क्योंकि इसमें पहले क्या है? विभाव, विभाव के बाद अनुभाव, विभाव अनुभाव व्यभिचारी संयोगात, 3 है, विभाव अनुभाव और व्यभिचारी है। ये स्थायी भाव इनके सूत्र में नहीं है, आपको ध्यान में रखना है। आचार्य भरत मुनि ने अपने ग्रंथ नाट्यशास्त्र में रस सूत्र की व्याख्या की। भरत मुनि का रस सूत्र है विभाव अनुभाव व्यभिचारी संयोगात रस, रस निष्पत्ति यानी विभाव अनुभाव और व्यभिचारी भाव के संयोग से ही सहृदय सामाजिक हृदय में रस की उत्पत्ति होती है। साधारणीकरण संकल्प का उद्घाटक कौन है? साधारणीकरण के साथियों यहाँ पर किसका बात करते हैं? कुंतक है, वामन है, भट्टनायक है अथवा अभिनय गुप्त है साथियों। तो यहाँ पर बने क्या है? साधारणीकरण की संकल्पना के उद्घाता भट्टनायक है। क्या आएगा? सी अपना सही आंसर होगा। साधारणीकरण के प्रतिष्ठापरक भट्टनायक है। पाठक, श्रोता या दर्शक में पाठ, दृश्य इत्यादि की रसानुभूति होना ही साधारणीकरण है। शब्द की द्वि-अर्थी योजना में कौन सा अलंकार होता है? द्वि-अर्थी योजना में कौन सा अलंकार होता है साथियों? तो बताइए यहाँ पर शब्दों के द्वि-अर्थी योजना में। तो यहाँ आंसर दीजिए। आंसर की अपन बात करेंगे तो यहाँ होगा श्लेष अलंकार, क्योंकि श्लेष अलंकार में ऐसे शब्दों का प्रयोग होता है जिनके 2 या 2 से अधिक अर्थ निकलते हैं साथियों। अब ये है, बाकी ये बिल्कुल नेट के हिसाब से इसे 20 प्रश्न हैं, तो ये आप बाकी है। आगे देखिए, भाषा संबंधित प्रश्न देखते हैं हम किसके। निम्नलिखित में कौन द्रविड़ परिवार की भाषा है? द्रविड़ भाषा उड़िया, बंगला, असमिया या कन्नड़? अब बताइए नहीं आप। द्रविड़ परिवार की भाषा है तो यहाँ पर है उड़िया। हिंदी, उड़िया, बंगला, असमिया आदि भारतीय परिवार की भाषा, जबकि कन्नड़ तमिल नहीं है। यह आंसर होगा निम्न में से कौन द्रविड़ परिवार की भाषा नहीं है, ऐसा होगा। तो यहाँ पर अपना आंसर की बात करते हैं उड़िया होगा, जबकि बंगला, असमिया और कन्नड़ ये सब क्या है? द्रविड़ परिवार की भाषा, जबकि लिखा है कन्नड़, तमिल, तेलुगु। कन्नड़, तमिल और तेलुगु। निम्नलिखित में कौन द्रविड़ परिवार की भाषा है? तो अपना आंसर करेंगे द्रविड़ परिवार की भाषा में उड़िया है, बंगला है। भारतीय परिवार की है कौन कौन सी? एक तो उड़िया और बंगला और असमिया। उड़िया, बंगला और असमिया तो है। यहाँ पे कन्नड़, डी अपना सही आंसर होगा। क्या होगा साथियों? डी अपना कन्नड़, ये अपना सही आंसर होगा। डी अपना सही आंसर होगा। किस क्षेत्र की बोली को काशिका कहा जाता है? काशिका यानी काशी की। बेसवाड़ा, आरा, भोजपुर, बनारस और मगध। यहाँ पर यदि आंसर की बात करेंगे तो यहाँ होगा बनारस अपना सही आंसर होगा। अगला, बनारस की क्षेत्रीय बोली को काकिशा कहा जाता है। अवध की बोली को बेसवाड़ा कहा जाता है और काशिका का दूसरा नाम है भोजपुरी। देवनागरी लिपि की उत्पत्ति किससे हुई है? तो देवनागरी लिपि की जो उत्पत्ति हुई है वो ब्राह्मी लिपि से हुई है। आपको सबको याद में रखना है।
अब देखिए लिपि की उत्पत्ति ब्राह्मी लिपि से हुई है, द्रविड़ शैली और उत्तर शैली। द्रविड़ शैली में तमिल, तेलुगु, कन्नड़ लिपियों का विकास हुआ और यह गुप्त लिपि 5वीं शुरू और 4 से 5 शताब्दी कुटिल लिपि या सूत्र मालिका। यह देवनागरी लिपि है और शारदा लिपि है साथियों। ये क्वेश्चन तो अपन देख ले, तो ये आज के अपन लगभग 24-25 क्वेश्चन हल किए। कैसे है मुझे कमेंट के माध्यम ज़रूर पता कर जाइएगा। चैनल पे पहली बार तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करना मत भूलिएगा साथियों। तो ठीक है, मिलते हैं अगले क्लास में। राम राम साथियों।